बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशीर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर 17 का नाम है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। मैं बताता चलूं कि जिस तरह नाम से ही जाहिर है कि फिजिक्स ऑफ सॉलिड, तो जाहिर बात है चैप्टर पूरे का पूरा सॉलिड से रिलेटेड है। तो फिजिक्स ऑफ सॉलिड की डेफिनेशन भी यही है, आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच विच कंसर्न, जो बताती है हमें, जो डील करती है किसके बारे में, विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जो हमें किसी सॉलिड का स्ट्रक्चर बताती है और सॉलिड की प्रॉपर्टीज। और बच्चे, मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 17 को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। चैप्टर 17 को पहले पार्ट के अंदर हम सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। चैप्टर के दूसरे हिस्से के अंदर हम सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और इसी चैप्टर के तीसरे हिस्से के अंदर हम सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो आज हम चैप्टर 17 के फर्स्ट हाफ का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके मैंने 3 हिस्से किए हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर सबसे पहले सॉलिड की 3 टाइप्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड और पॉलीमेरिक सॉलिड। तो इसमें इस चैप्टर के अंदर ना ज़्यादातर थ्योरी है, तो मैंने कोशिश की है कि थ्योरी के मेन पॉइंट्स में बना के लिख दूं, और जो जो चीज़ें समझाने वाली है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, ताकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सके। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं बाकायदा आज के लेक्चर का। तो जो मैंने लिखा आपने इस पर फोकस नहीं करना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इस पर फोकस करना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल का मतलब होता है शफाफ। अब बच्चे इससे मतलब ये ले लेते हैं कि जो सॉलिड साफ नजर आता है ना, क्रिस्टलाइन का अगर हम सिनोनिम्स देखें ना तो मतलब बनता है ट्रांसपेरेंट, शफाफ। तो ऐसा नहीं है कि जो सॉलिड शफाफ हो तो वो लाजमी क्रिस्टलाइन हो, ऐसा हरगिज मतलब नहीं है। आपने इसको मैक्रो लेवल पे नहीं देखना, बल्कि माइक्रो लेवल पे देखना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड हर उस सॉलिड को हम कहेंगे जिसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल एक खास पैटर्न के अंदर दिए गए हों, एक खास तरतीब के अंदर दिए गए हों। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन भी यही बनेगी, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड a regular arrangement of एटम्स और मॉलिक्यूल, ऐसा सॉलिड जिसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल एक खास तरतीब के साथ दिए गए हों, यानी कि एक खास पैटर्न के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर कोई डाइस है, कोई भी लकड़ी की कोई चीज़ है, सही है, मिसाल के तौर पर अगर उसके अंदर एटम्स एक पैटर्न के साथ है ना, तो हम उसको कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अच्छा, अब लाजमी नहीं है, मिसाल देता हूँ आपको आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। जिस तरह आपने शुगर देखी है ना, चीनी, अगर वो पाउडर फॉर्म में है तो क्या वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है? वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब आप कहेंगे सर वो तो पाउडर फॉर्म में है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने बड़े लेवल पे नहीं देखना, छोटे लेवल पे देखना है। तो अगर हम चीनी के अंदर देखें ना, तो एटम्स या मॉलिक्यूल एक पैटर्न के अंदर दिए गए होते हैं। अब आप कहेंगे सर हम किसी सॉलिड के अंदर तो देख ही नहीं सकते। तो जनाब इसी का मसला तो हल किया है। वी कैन स्टडी, हम सॉलिड के अंदर जो एटम का पैटर्न है ना, किसी भी सॉलिड के अंदर एटम्स का जो पैटर्न है हम वो स्टडी कर सकते हैं, आंख से नहीं। एक टेक्निक है जो कि पेपर में एमसीक्यूज के तौर पर पूछी जाती है, जिसका नाम है जी एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक। आप इसको एमसीक्यूज के तौर पर नोट करेंगे बच्चे। एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक को सबसे पहले इन्वेंट किया था साइंटिस्ट का नाम है जी मैक्स वॉन लव। ये लेकिन इसको एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक को इजाद तो इसने किया था, लेकिन सबसे पहले अप्लाई ब्रैग साइंटिस्ट था, जो कि फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 के अंदर आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। ब्रैग्स इक्वेशन 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। किसी भी सॉलिड के अंदर एटम्स का जो पैटर्न है उसको स्टडी हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द ब्रैग इक्वेशन। ये 1917 के अंदर WH ब्रैग और WL ब्रैग, ये 2 भाई थे, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो बहरहाल ब्रैग साइंटिस्ट का नाम है, ये 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ये ब्रैग्स इक्वेशन है।
तो इस इक्वेशन की मदद से हम एक्सरे डाइफ्रैक्शन, लैम्डा क्या है, दिस इज द वेवलेंथ किसकी, एक्सरेज की। एक्सरेज ऐसी शुआएं हैं जिनकी वेवलेंथ तो बहुत कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो ये सॉलिड के अंदर पेनिट्रेट हो जाती हैं। ठीक है, ये अक्सर आपने देखा है, कभी किसी की बाजू टूट जाए या टांग टूट जाए तो वो कहते हैं ना मैं एक्सरे करवाने जा रहा हूं, तो वो जिस्म के अंदर भी दाखिल हो जाती हैं। यानी कि जो चीजें हमें आम आंख से नजर नहीं आती वो एक्सरे शुआओं की मदद से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर जो बारीक लेवल पे है ना एटम्स का पैटर्न, वो कौन सी टेक्निक है, एक्सरे डाइफ्रैक्शन। एमसीक्यूज नोट हो गया। अब आगे चलते हैं जनाब, क्रिस्टलाइन सॉलिड एमसीक्यूज नोट करेंगे। शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर के अंदर होते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी हो सकता है और इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी हो सकता है, यानी कि रेगुलर पैटर्न लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक है, और एक एटम्स, अच्छा, वाइब्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सॉलिड के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल हैं वो वाइब्रेट नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाइब्रेट करते हैं, जब आप कोई फोर्स लगाएंगे तो सॉलिड के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल हैं वो वाइब्रेट करेंगे, थरथराएंगे, लेकिन बेटा वो अपनी ना फिक्स पोजीशन के अंदर होंगे, यानी कि ऐसे ऐसे थरथराएंगे, वो अपनी मेन पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे थरथराते रहेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, उनको गर्म करेंगे, हीट अप करेंगे, तो वो वाइब्रेट करने का उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तेजी से वाइब्रेट करने लग पड़ेंगे। लेकिन अगर एक एटम्स की दूसरे एटम के साथ जो मिलाप होता है ना, उस फोर्स को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव का मतलब है चिपकना। अच्छा, एक फोर्स आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी होगी, एडहेसिव, उसका मतलब भी चिपकना है, कोहेसिव का मतलब भी चिपकना है। अब दोनों में फर्क पता क्या है, अगर सेम मॉलिक्यूल आपस में चिपक रहे हैं तो हम कोहेसिव का लफ्ज यूज करेंगे, अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में चिपक रहे हैं तो हम एडहेसिव का मतलब यूज करेंगे। तो ये कोहेसिव और एडहेसिव में बहरहाल थोड़ा सा फर्क मैंने बताया। तो कोहेसिव का मतलब है चिपकने वाली फोर्स जो एटम्स के दरमियान होती है, जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड की शक्ल में भी पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है इनका। लेकिन एक खास टेम्परेचर पे जाकर ना बच्चे, हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट है। डेफिनेट की जगह पर आप शार्प भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हर क्रिस्टलाइन सॉलिड एक खास टेम्परेचर पर जाकर पिघलना शुरू हो जाता है, यानी कि उससे ज्यादा अगर आप उसको गर्म करेंगे तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा। डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी आप कह सकते हैं, हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स के अंदर मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। मेटल्स के अंदर इसकी एग्जांपल आ जाएंगी बेटा, कॉपर, तांबा, कॉपर, आयरन, जिंक। कॉपर, आयरन और जिंक, कॉपर का मतलब होता है तांबा, आयरन मतलब लोहा। ठीक है, जिंक, ये जिनके आप मुख्तलिफ चीजें बनी हुई देखते हैं ना जिंक की। ठीक है, जिंक, कॉपर, आयरन, इन तीनों को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं और ये मेटल्स के अंदर आ जाती हैं। आयोनिक कंपाउंड में क्या जी, टेबल सॉल्ट आपका सोडियम क्लोराइड, NaCl। सोडियम क्लोराइड इज एन आयोनिक कंपाउंड। आपने देखा ना जो नमक होता है, NaCl का मतलब है सोडियम क्लोराइड, नमक, जिसको आप टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। बेटा वो पहले सॉलिड फॉर्म में होता है, बाद में उसको फिर हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो आप अपने घरों में यूज भी करते हैं। उसके बाद आ गया जी सिरेमिक्स। ये बेटा इसके अंदर आपकी बुक वाला लिखता है जी जिरकोनिया। अब जिरकोनिया का मतलब क्या है, अक्सर लोगों के हाथ में आपने अंगूठियां पहनी देखी होंगी। ठीक है, वो पत्थर से होते हैं, चमकदार से, वो जिरकोनिया के बने होते हैं। मलमाकारी के लिए एक सफेद रंग का धाती अंसर होता है जिरकोनिया। आप सबके घरों में जो जो वीडियो देख रहे हैं इस टाइम, बेसन तो लगा होगा ना, जिसमें आप हाथ वगैरह धोते हैं। ठीक है, बेसन लगा होगा। आप सब बच्चों ने ना नोट करना है कि बेसन के ऊपर भी लिखा होता है ये सिरेमिक्स, ये जो जिसकी टाइलें बनती हैं, बेसन बनते हैं, वो भी सॉलिड ही है। ये जो हमारे घरों में बेसन लगे हुए जहां हम हाथ धोते हैं, ठीक है, तो वो उस बेसन के ऊपर लिखा होता है सिरेमिक्स। आप सब बच्चों ने नोट करके ना फिर बताना है क्या वाकई लिखा हुआ है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जनाब।
सेमीकंडक्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें लेके आएंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये बच्चे क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जाम्पल भी आ गई, ये कुछ MCQs हैं और इसकी डेफिनेशन है, तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। अब आगे चलते हैं जी अमॉर्फस सॉलिड के अंदर। बच्चे नोट करेंगे अमॉर्फस सॉलिड के दो और नाम भी हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्लासी सॉलिड एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉन क्रिस्टलाइन। ये क्रिस्टलाइन है ना, तो इसको नॉन क्रिस्टलाइन भी कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप अमॉर्फस का मतलब नोट करें, पेपर में MCQ आता है, अमॉर्फस मीन शेपलेस। अमॉर्फस का मतलब क्या है, शेपलेस या विदाउट फॉर्म, यानी कि जिसकी कोई खास शक्ल ना हो, विदाउट शेप कह लें, विदाउट फॉर्म कह लें, ठीक है। तो अमॉर्फस का मतलब है शेपलेस या विदाउट फॉर्म। तो बेटा ये MCQ था, आपने नोट कर लेना है। अब अमॉर्फस सॉलिड की डेफिनेशन लिखते हैं, सिर्फ इसमें एक लफ्ज़ का चेंज करना आपने। इधर है रेगुलर अरेंजमेंट, तो इधर क्या आ जाएगा, नो रेगुलर अरेंजमेंट, नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी कि जिसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स की कोई खास तरतीब ना हो, ठीक है, उसको हम अमॉर्फस कहते हैं, विदाउट शेप, कोई खास शक्ल नहीं है इसकी। अच्छा बच्चे आप याद रखेंगे अमॉर्फस सॉलिड को आप ग्लासी सॉलिड भी कहते हैं ना, दिस इज सॉलिड लिक्विड। अब बच्चे ये नाम सुनकर बड़ा हैरान होते हैं, सर अमॉर्फस सॉलिड को क्या कहते हैं हम, सॉलिड लिक्विड, ये क्या बात हुई। सॉलिड तो होता है ना एक जिसकी एक डेफिनेट शेप भी होती है, ठीक है, लिक्विड तो होता है जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। इसका मतलब क्या है, अमॉर्फस सॉलिड आर मोर लाइक लिक्विड विद देयर स्ट्रक्चर फ्रोजन, ये लिक्विड की तरह ही होते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर लिक्विड के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है ना, मॉलिक्यूल्स की कोई एटम या मॉलिक्यूल की कोई खास अरेंजमेंट नहीं होती, बात समझ आई इसकी। दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। बच्चे ये MCQ है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट होता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं होता, कोई खास नहीं होता, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल के अंदर क्या क्या आ जाएगा जनाब, ग्लास और सल्फर, ये दो एग्जाम्पल हैं अमॉर्फस सॉलिड की। और ग्लास के बारे में आपकी बुक वाला लिखता है जी, ऑन हीटिंग, ग्लास को गर्म करने से इट सोफन्स इनटू अ पेस्ट लाइक स्टेट, यानी कि जब आप किसी ग्लास को गर्म करेंगे ना, कभी आपने वैसे ग्लास को गर्म करके देखा हो तो वो इस तरह हो जाता है जिस तरह आप किसी भी ग्लास को गर्म करें ना, पेस्ट नहीं बन जाता, ठीक है, पेस्ट लाइक स्टेट में। फिर आप उसको और गर्म करें तो क्या हो जाएगा जनाब, पेस्ट लाइक लिक्विड बिफोर बिकमिंग अ क्लियर विस्कस लिक्विड एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चा ये MCQ आता है, तो ग्लास जो है ना आपका वो प्योर विस्कस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। इसको केल्विन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बाज़ का MCQs आ जाता है। तो आप 800 प्लस 273, 800 प्लस 273, जो आंसर है इसका मतलब वो केल्विन में टेम्परेचर है। बहरहाल डिग्री सेंटीग्रेड में 800 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। तो अमॉर्फस सॉलिड के कुछ फ़ायदे भी हैं। अमॉर्फस सिलिका कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बच्चे ये जो अमॉर्फस सॉलिड की ना वो जो प्लेटों के ऊपर लगे होते हैं, सिलिकॉन के जो सेल वगैरह होते हैं, वो सूरज की रोशनी को बिजली के अंदर जो कन्वर्ट कर देते हैं, वो भी अमॉर्फस सॉलिड के बने होते हैं। और अमॉर्फस सॉलिड रबर यूज फॉर टायर, शू, सोल। ये आपने देखा जूतियों की ये जो बूट होते हैं उनकी जो सोल होते हैं ना, उनके जो अड्डियाँ जिसको आप कहते हैं, वो भी अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, ठीक है। और टायर वगैरह जो आपने देखा साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ियों के जो टायर होते हैं वो भी अमॉर्फस सॉलिड के बने होते हैं। ये मैंने आम जिंदगी से एग्जाम्पलें दी हैं, इसके फायदे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जनाब पॉलीमेरिक सॉलिड। सबसे पहले तो पॉलीमेरिक का मतलब आप लोग नोट कर लें। पॉलीमेरिक लफ्ज़ दो लफ्ज़ों से मिलकर बना, कौन कौन से, पॉलीमर, पॉली प्लस मर। बच्चे पॉली का मतलब है मैनी, पॉली मीन मैनी, और मर का मतलब होता है पार्ट्स, ठीक है। तो ये जो पॉलीमर है ना, ये ग्रीक लेटर है, ये इंग्लिश जुबान का लफ्ज़ नहीं है बल्कि ये एक यूनानी जुबान का लफ्ज़ है। दिस इज अ ग्रीक लेटर
पॉलीमर एक ग्रीक लेटर है तो जिसके मैनी पार्ट्स, तो पॉलीमर सॉलिड जिसके मैनी पार्ट्स हो, तो ऐसा सॉलिड जो छोटे छोटे हिस्सों से मिलके बना हो ना उसको पॉलीमर सॉलिड कहते हैं। ठीक है, इस अमल को पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। आगे हम डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो इसके अंदर एटम का स्ट्रक्चर ना देखें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या था, एटम्स एक खास अरेंजमेंट के अंदर थे, रेगुलर अरेंजमेंट। अमॉर्फस सॉलिड के अंदर क्या है, नो रेगुलर अरेंजमेंट। तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के दरमियान जो सॉलिड आता है ना उसको हम पॉलीमेरिक सॉलिड कहते हैं। तो इसके जो अंदर जो एटम का स्ट्रक्चर होता है ना वो ऑर्डर भी होता है और डिसऑर्डर भी होता है, अरेंजमेंट होती भी है नहीं भी होती। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज एन इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बिटवीन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। तो ऑर्डर डिसऑर्डर की बजाय मैं ये ना कह दूं कि क्रिस्टलाइन पॉलीमेरिक सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं, ए सॉलिड whose structure is between, या इंटरमीडिएट कर लें, बिटवीन किसके अंदर दरमियान होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो ऐसा सॉलिड जिसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के बिटवीन हो। क्रिस्टलाइन सॉलिड की जगह पे आप ऑर्डर भी लिख सकते हैं, अमॉर्फस सॉलिड की जगह पे आप डिसऑर्डर। यानी कि इसमें एटम्स एक खास तरतीब के साथ होते भी है नहीं भी होते, बिटवीन है। तो बच्चे ये एमसीक्यूज आप लोग नोट करेंगे कि पॉलीमेरिक सॉलिड की लॉन्ग रेंज होती है। यानी कि इधर क्या था, अब ये 3 एमसीक्यू मैं बता देता हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर मैंने क्या लिखा था, शॉर्ट रेंज भी हो सकती है, लॉन्ग रेंज भी हो सकती है, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड की रेंज सिर्फ शॉर्ट होगी। ठीक है, और पॉलीमेरिक सॉलिड की लॉन्ग रेंज, यानी कि इसकी सिर्फ शॉर्ट रेंज, पॉलीमेरिक की सिर्फ लॉन्ग, और क्रिस्टलाइन दोनों रेंज के अंदर पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप जरा इसको नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। शाबाश। तो जी बेटा, अब हम पढ़ेंगे पॉलीमेरिक सॉलिड की टाइप्स। तो पॉलीमेरिक सॉलिड को हम 2 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक। यानी कि नेचुरल का मतलब होता है जो कुदरती हो, जिस तरह वूल है, सिल्क, इसके कपड़े वगैरह आपने देखे होंगे। ठीक है, ये नेचुरल पॉलीमर है जो अल्लाह ताला की तरफ से हो, और जो इंसानों ने बनाए हो उनको क्या कहते हैं, सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है मसनूई, मैन मेड। यानी कि जो इंसानों ने बनाए हैं उनको हम सिंथेटिक पॉलीमर कहेंगे, और जो अल्लाह पाक की तरफ से हैं उनको हम नेचुरल पॉलीमर कहेंगे। तो जिसकी एग्जाम्पल नेचुरल की है वूल और सिल्क, और सिंथेटिक पॉलीमर की हमारी बुक वाले ने दी हुई है जी पीवीसी। ये जो पाइप नहीं देखते बेटा आप, मैंने उर्दू में साथ लिखा हुआ है हर चीज़ का मतलब। पीवीसी के जो पाइप होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का मतलब है। और पॉलीथीन, ये जिसके शॉपर होते हैं, ये देखें, ये जो शॉपर है ये पॉलीथीन का है, और ये पॉलीमेरिक सॉलिड है। ये जो आप शॉपर यूज करते हैं ना अक्सर चीजें लाने के लिए, हम देखें इसका वजन कितना है, ना होने के बराबर है। बात समझ आ रही है? तो पॉलीथीन जिसके शॉपर बने होते हैं, ये पॉलीथीन का शॉपर है। पॉलीस्टाइरीन, ये डिस्पोजेबल ग्लास नहीं होते जिसमें अक्सर आप शादियों वगैरह पे या कभी बाहर जाएं तो आप चाय वगैरह डाल के पीते हैं, वो जो प्लास्टिक के ग्लास होते हैं, डिस्पोजेबल ग्लास जिसको पी के आप फेंक देते हैं, तो वो पॉलीस्टाइरीन के बने होते हैं, वो भी पॉलीमेरिक सॉलिड है। मैं आपको आपकी आम जिंदगी से एग्जांपलें दे रहा हूं। ठीक है, नेचुरल रबर जिसका फार्मूला होता है C5H6, और N का मतलब है इसकी वैल्यू 10, 15 हजार लाख भी हो सकती है। इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, और एडवांटेजेस क्या हैं जी इसके पॉलीमेरिक सॉलिड के, इट हैज लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। बच्चे इसका पहला फायदा क्या है जी, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब ये हल्के होते हैं, हल्का। तो आप देखें ना, ये जो पॉलीमेरिक सॉलिड है, ये जो मैंने आपको शॉपर दिखाया है, ये हल्का ही है,
ये लो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है इनकी ग्रेविटी पानी से भी कम होती है, ये पानी के ऊपर तैर सकते हैं, हल्के होते हैं ना। अच्छा जी, दूसरा इनका फायदा, एक गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशो। स्ट्रेंथ टू वेट रेशो का मतलब क्या है कि इनकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशो बड़ी अच्छी होती है, मतलब वजन में हल्के। स्ट्रेंथ टू वेट रेशो का मतलब पता है क्या है? वजन में हल्के लेकिन मजबूत होते हैं। तो ये मैं उर्दू में भी बता रहा हूं। तो इनके फायदे क्या हैं जी? पॉलीमेरिक सॉलिड के लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनकी ग्रेविटी बहुत कम है, ये पानी के ऊपर भी तैर सकते हैं, और इनकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशो बड़ी अच्छी है। मतलब ये देखें, इसका क्या वजन है? बहुत हल्का है। इसका अपना वजन तो बहुत कम है, इसका मतलब वजन में हल्के हैं लेकिन मजबूत है। आपने देखा है, आप इसके अंदर 2-2, 3-3 किलो चीजें भी डाल के ले आते हैं। तो इनका अपना वजन तो बहुत कम है लेकिन ये उठा बहुत सारी वजन लेते हैं। तो ये पॉलीमेरिक सॉलिड है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? द प्रोसेस, पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन आ सकती है जी, द प्रोसेस इन विच अ स्मॉल मॉलिक्यूल, द प्रोसेस इन विच अ स्मॉल मॉलिक्यूल makes a massive long chain molecule, यानी कि जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बना दें, तो ऐसे प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज, आखिर में अब ये पॉलीमेरिक सॉलिड बेटा खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं हम यूनिट सेल और व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन देखें जी, द small three-dimensional basic structure is called unit cell। ये 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल। आपने पूरा लफ्ज लिख देना, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की है। जो 3 डायमेंशनल चीजें आपने देखी है ना, ठीक है, जो बॉक्स से आपने देखे होंगे, उसका जो छोटा सा हिस्सा है ना, उसको यूनिट सेल कहते हैं। और व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? The crystals which makes with the repetition of unit cell, यानी कि क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं? जो यूनिट सेल की रेपिटेशन से टू ओवर एंड ओवर अगेन, यानी कि छोटे छोटे यूनिट सेल को मिला दें तो एक क्रिस्टल लैटिस बनता है। और बच्चे, इसकी एग्जाम्पल के अंदर आपकी बुक वाला क्या लिख रहा है जी? सोडियम क्लोराइड NaCl। ये जिसका स्ट्रक्चर होता है ना इस तरह का, इसकी सारी की सारी साइड सोडियम क्लोराइड की राइट एंगल पे होती हैं। ये MCQ आपने याद कर लेना है। राइट एंगल का मतलब क्या है? 90 डिग्री। तो राइट एंगल का मतलब क्या है जी? 90 डिग्री पे। ठीक हो गया। जरा आप इनको नोट कर लें। तो जी बेटा, ये मैंने आपके सामने सोडियम क्लोराइड बनाया ना, NaCl। सोडियम क्लोराइड ऐसा यूनिट सेल है, ऐसा क्रिस्टल लैटिस है जिसकी जितनी भी फेसिस होते हैं ना, वो राइट एंगल 90 डिग्री के ऊपर अटैच होते हैं। सिर्फ सोडियम क्लोराइड में ऐसा है कि सारी साइडें 90 डिग्री पे होती हैं। अगर कोई और क्रिस्टल लैटिस होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर साइड 90 डिग्री का एंगल ही बनाती हो। तो ये MCQ आप लोग नोट करेंगे। सोडियम क्लोराइड में हर साइड दूसरी साइड के साथ राइट एंगल बनाती, मतलब 90 डिग्री का। तो ये यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस। बेटा, क्रिस्टल लैटिस प्लस बेसिस स्ट्रक्चर को हम ऐड करें तो उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। बहरहाल आपने केमिस्ट्री के अंदर ये 7 क्रिस्टल लैटिस पढ़े भी होंगे, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आपको पता होगा मुझसे ज़्यादा। बाकी बेटा, ये था आज का लेक्चर। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक देते रहें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।